हेलो प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, आप लोगों की सीटेट की यह दूसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग सीटेट के मैथ के पेडागॉजी और कंटेंट के सभी पार्ट्स को कवर करेंगे। इस क्लास में सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका बार बार दोहराव होता है, बार बार पूछे जाते हैं। हर बार की परीक्षा में कहीं ना कहीं वह प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो इस क्लास में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट के साथ उसको हल किया जाएगा और समझने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा है। क्वेश्चन है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। कहाँ प्राथमिक विद्यालय गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आपको प्रश्न जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उसको ध्यान से पढ़िए और देखिए उसमें पूछ क्या रहा है। जैसा कि ये प्रश्न आपको निगेटिव दिख रहा है, इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिरूप, यानी कि पैटर्न। क्या बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पैटर्न सिखाए जाते हैं? बिल्कुल सिखाए जाते हैं। प्रतिरूप पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ऑप्शन बी है अनुपात। ऑप्शन सी है चौपड़ या टाइलिंग, इसे कहते हैं। ऑप्शन डी है सममित, इसे सिमेट्री बोलते हैं। देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं उनको अनुपात नहीं पढ़ाया जाता है। तो अनुपात कहाँ पढ़ाया जाता है? ये उच्च माध्यमिक में पढ़ाया जाता है। किसमें? उच्च माध्यमिक में। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब नजर डालते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 पे क्या पूछा गया है? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो एक वर्ग सबसे पहले आप बना लीजिए। एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये 10, ये 10 और ये चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, दो गुना यानी 2 से गुणा कर दिया जाए, तो नया परिमाप पहले वर्ग के परिमाप का कितना गुना हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब जो प्रश्न कह रहा है कि एक इसी वर्ग की सभी भुजाओं को दोगुना कर दीजिए। तो जब वर्ग की भुजा दोगुनी हो जाएगी, बताइए 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 20, यानी प्रत्येक भुजा 20-20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर है? अब हमें ये बताना है क्या इस वर्ग का परिमाप, इस वर्ग के परिमाप का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा? 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या फिर 4 गुना होगा? कैसे पता करेंगे? तो इन दोनों का हम परिमाप निकालेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 से भुजा को हम गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल आएगा। तो 4 और भुजा की लंबाई कितनी है? 10, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इस वाले वर्ग की जो परिमाप आए वो कितना आया? 40 सेंटीमीटर। इस वाले वर्ग का परिमाप अगर निकालें, इसके लिए भी फॉर्मूला वही लगेगा, 4 गुणे भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे 4 गुणे भुजा कितना है? तो यहाँ पे 20 है, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं 40 सेंटीमीटर और इस वाले वर्ग का परिमाप आया 80 सेंटीमीटर। तो बताइए 80 40 का कितना गुना है? तो ये इसका 2 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, लेकिन आप एग्जाम में किस तरह करेंगे? आप एग्जाम में इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे वरना आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आप देखिए, पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर देखिए भुजा कितनी है। तो भुजा 10 सेंटीमीटर है, परिमाप पूछा है तो 10, तो यहाँ पे 10 गुणे 4 कर देंगे। और जब इसको दोगुना कह रहा है करने के लिए तो इसको 20 कर दीजिएगा, इसमें 4 से गुणा, यानी ये 40 और ये 80, तो ये कितना गुना? 2 गुना। बस इस 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।
आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में एक समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण में एक रिक्त स्थान है। सबसे पहले तो आपको इस रिक्त स्थान को भरना होगा। कैसे भरेंगे? इसका मान निकालना होगा, और जब रिक्त स्थान का मान निकल जाए तो आपको इनमें में से देखना है कि वह संख्या इनमें में से कौन कौन सी है। उसके बाद आपको ऑप्शन टिक करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसको x मान लीजिए। अगर इसको x मान लेते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4 गुणे x, यही होगा। इसको पक्षांतर कर लीजिए, सारी संख्या इधर ले आइए तो ये बटे में आ जाएगा, तो 72 गुणे 28 बटे 36, और ये भी यहाँ आ जाएगा 4। इधर कौन बचा? x बचा। इसको कट कर दीजिए, 4 से कट करिए, ये जाएगा 4 एकम 4, और यहाँ हो जाएगा 32, 4 8 32। ये हो जाएगा 18, 18 एकम 18, 18 दूना 36, यहाँ 28 बचा, बटे में 2, ये इससे कट जाएगा, 14 दूना 28, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 14। x की वैल्यू 14 आ गई। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले ए नंबर देखिए, 7 का गुणज है क्या? 14 7 का गुणज है। गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। क्या 14 7 के पहाड़े में आता है? जी बिल्कुल आता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा, 7 दूनी 14। ऑप्शन बी देखिए, 7 एक अभाज्य संख्या है। क्या 7 एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटें या फिर स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो ये एक भाज्य संख्या है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। सी देखिए, 10 से कम है, 10 से कम नहीं है, ये 14 है और ये 10 है, 10 से अधिक है, ये भी गलत हो गया। जो ऑप्शन डी है, एक सम संख्या है, क्या यह 2 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी, यह सम संख्या है, यानी ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन ई है, 42 का गुणनखंड है, तो 42, क्या 42 14 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो ये 42 का गुणनखंड भी है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई आपका सही होगा। इसमें से देखिए ऑप्शन ए डी ई यानी ऑप्शन सा यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? देखिए एक नंबर दिया गया है, ये बाइनरी नंबर दिया गया है। अब बाइनरी नंबर को दशमलव नंबर में बदलना, दशमलव नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना, कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। इसको क्या करना है, बाइनरी नंबर दिया है, इसको दशमलव नंबर में आपको बदलना है। तो बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी संख्या दी गई है, संख्या क्या है? 11011। इसको बदलना है दशमलव संख्या में। दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, जो बाइनरी संख्या लिखी होती है उसको आप ऐसे लिख लीजिए। हमेशा इसको दाहिने तरफ से सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं? इसके नीचे आप लिखेंगे 2 की पावर 0, इसके नीचे 2 की पावर 1, इसके नीचे 2 की पावर 2, और इसके नीचे 2 की पावर 3, और इसके नीचे 2 की पावर 4। जहां पे आपको 0 दिखाई दे उसको आप कट कर दीजिए, यानी उसको हमें नहीं लेना है। आगे अब क्या करेंगे? 2 की पावर 0 है, तो किसी भी संख्या की पावर में 0 होता है, उसका मान 1। 2 की पावर में 1 यानी 2 हो जाएगा, इसको नहीं लेना है, छोड़ देना है। 2 की पावर में 3 यानी इसका मान 8 हो जाएगा, और 2 की पावर में 4 है, इसका मान 16 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देना है। जोड़ने पे कितना आएगा? तो 8 6 14, 14 और 2 16 और 1 17, 1 1 2 यानी कितना आ गया? 27 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके पांचवा प्रश्न गणित शिक्षण का है। प्रश्न क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए यानी निगेटिव पूछा है इसमें। ऑप्शन देखते हैं, गणितीय अवधारणाओं को समझना। क्या उनको गणितीय अवधारणाओं को समझना नहीं चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए, उनको गणितीय अवधारणा समझाना चाहिए। जब ये गणित की अवधारणा समझेंगे तभी तो प्रश्नों को आगे हल कर पाएंगे। ऑप्शन बी है, गणितीय भाषा का विकास बहुत जरूरी है, गणितीय भाषा का विकास भी होना चाहिए। सी ऑप्शन है, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। सटीकता निगेटिव वर्ड है। बच्चों से हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह किसी प्रश्न का एकदम सटीक आंसर दें। जहां पे इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखे आप तुरंत उसे कट करिए। प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चे वो एकदम सटीक एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकते हैं। आप उनसे ये अपेक्षा कदाप नहीं करेंगे कि वह जो प्रश्न पूछा गया है उसका सटीक आंसर देंगे। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तर्क कौशल का विकास बिल्कुल होना चाहिए। तर्क पॉजिटिव वर्ड है, तर्क बिल्कुल करना चाहिए बच्चों को। यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत हो गया, नहीं पूछा था निगेटिव, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका पांचवा प्रश्न रहा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4वां हिस्सा, यानी चतुर्थ हिस्सा किसका, 1 का चौथा हिस्सा ही चतुर्थांश कहलाता है। किसमें, तो इसको पहले सॉल्व करिए, अंश और हर में लिखिए। 18 चौक 72 और 72 में 3 जोड़ेंगे तो ये 75 हो जाएगा। 75/4 का चतुर्थांश बताना है, इसको भाग कर दीजिए 1/4 से। भाग करते हैं, इसको गुणे में चेंज कर देंगे। 75/4 ये गुणे में जब बदलेगा तो ये पलट जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 75 का गुणा हो जाएगा, यानी 75 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आपके सीटेट में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, यानी उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, इनको गिनने पे कुल सिक्कों की जो संख्या आती है वह 25 आती है, और कुल धन जब इन रुपए को जोड़ा जाता है तो 160 रुपए आता है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की कितनी संख्या होगी। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। तो जो कुल सिक्कों की संख्या है वह 25 है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 है। अब ध्यान दीजिए, यदि हम 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान लेते हैं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान लें, ये मान लीजिए 5 रुपए के सिक्के हैं और ये 10 रुपए के। अगर इनको x मान लिया जाए तो जो 25 में से x घटा देंगे वही हमारा 10 रुपए के सिक्के हो जाएंगे। तो ये 25 माइनस x कर देंगे। ये हो गए 5 रुपए के सिक्के और ये हो गए 10 रुपए के सिक्के। जब इनको जोड़ा जाता है तो कुल 160 रुपए के बराबर होता है। तो आइए इसको बराबर कर देते हैं। तो देखिए 5 रुपए के कितने सिक्के, x सिक्के, तो 5 गुणे x कर देंगे, प्लस कर देंगे 10 रुपए के इतने सिक्के हैं, इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो 25 दहमा 250 हो जाएगा, और 10 गुणे x ये हो जाएगा -10। किसके बराबर है, तो 160 रुपए के बराबर है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x ये हो जाएगा 5x, ये -10x है, ये प्लस का 250, इसको भी अगर इधर ले आते हैं तो -160, इधर बचेगा 0। इसको घटाएंगे तो ये -5x आएगा, और ये 250 में से 160 जब घटाएंगे तो ये 90 आ जाएगा, और ये प्लस का 90 बराबर 0। x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से,
5x उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 5x बराबर 90। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18 पंचे 90। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। तो हमने x किसको माना था? तो x 5 रुपए के सिक्के को माना था, यानी 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 18 होंगे। आप यहीं पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगर 10 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी हो तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 25 में से 18 घटाएंगे 7 आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन से भी देखना है तो ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन उठाइए 18 और 7, तो देखिए 18 5 रुपए के सिक्के और 7 हैं 10 रुपए के सिक्के। 5 रुपए 10 रुपए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये 18 पंचे 90 और ये हो जाएगा 70। जब इनको जोड़ेंगे तो 160 आएगा और टोटल रुपया आपके पास कितना था? 160 रुपये था। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट इस टाइप का पहेली वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर है 11,012 प्लस दहाई दिया गया है। यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है, यही संख्या हमें बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। आइए देखते हैं। आप सभी को पता होगा इकाई का मतलब होता है एक। जैसे हम स्थानीय मान निकालते थे तो इकाई में 1 से गुणा करते थे, दहाई में 10 से गुणा करते थे, सैकड़े में 100 से गुणा करते थे, तो वही चीज़ यहाँ भी करनी है। 112 इकाई लिखा है, 112 इकाई उतार देते हैं पहले क्वेश्चन। ये हो जाएगा 12,000 बराबर 11,012 प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान है तो हम यहाँ x लिख दिए और दहाई लिखा है तो दहाई लिख दिए। ठीक है, इकाई का मतलब 1, तो यहाँ 1 से गुणा कर दीजिए, 1000 यानी यहाँ पे 1000 से गुणा कर दीजिए बराबर 11,012 और यहाँ x गुणे दहाई यानी 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका मान 112 आएगा। ये हो जाएगा 12,000 बराबर 11,012 प्लस 10x, 10 का x में गुणा हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12,112। इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 11,012, इधर बचेगा 10x। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1100, इधर 10x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ आ जाएगा बटे में, तो ये 10 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 110, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे ये पूछा गया था रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, तो वह संख्या 110 होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। क्या कहा गया प्रश्न में? सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, 2/3 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? संख्या बतानी है। यहाँ दर्जन में दिया गया है, सबसे पहले तो आप इसको संख्या में बदलिए। तो 1 दर्जन में कितनी टॉफियां हो जाएंगी? 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? तो 12, तो 1 दर्जन में ये 12 टॉफियां हो जाएंगी। दिया कितना गया है? 5 दर्जन, तो इधर 5 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो 12 गुणे 5 यानी कि 60 टॉफियां। सोनू के पास कितनी टॉफियां हैं? कुल 60 टॉफियां हैं। अब आइए देखिए इसने टॉफियां किस प्रकार वितरित किया। तो उसने इसका 1/3 भाग अमिता को कितनी टॉफी मिली? तो 1/3 भाग किसका? कुल टॉफियों का। कुल टॉफी कितनी थी? 60 गुणे 1/3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? 20, यानी अमिता को 20 टॉफी मिली। इसी प्रकार अनिल को मिली टॉफी कितनी है? 2/5 भाग किसका? कुल टॉफियों का। कुल टॉफियों की संख्या 60 है, इसका 2/5 भाग, तो इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 12 और 12 दूना 24, यानी अनिल को टॉफियाँ कितनी मिली? 24 टॉफी मिली है।
इसी प्रकार हमीदा को 1/12 भाग किसका, कुल टॉफियों का, जो कि 60 है, 1/12, तो ये 12 पंचे 60, यानी हमीदा को कितनी टॉफियाँ मिली, 5। हमें क्या बताना है, बची टॉफियों की संख्या, यानी कुल उसने बांटा, उसके बाद जो बचा किसके पास, सोनू के पास कितनी टॉफी बची है, यही हमें बताना है। तो इनको ऐड कर लीजिए पहले। तो 20 अमिता को प्लस 24 अनिल को और 5 हमीदा को दे दिया। तो इसको जोड़िए, 20 20 40, 5 45 और 4 49, कितना आ गया, 49 आ गया। कुल कितनी थी, तो 60 टॉफी थी, इसमें से आप 49 घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सोनू के पास कुल 11 टॉफियां बची हुई हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है योग भाग, यहां तक सही है। परिमाप और क्षेत्रफल, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है परिकलन, संगणना, रचना करना, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है योग गुणा, भिन्नों का दशमलव, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी गलत है। चौथा है योग वैकलन यानी घटाओ, वैकलन यानी कि घटाओ, गुणा और भाग, यही होती हैं मूलभूत संक्रियाएं। अंकगणित की मूलभूत संक्रियाएं कौन सी, तो जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। जो प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को आप सबसे पहले सिखाते हैं मूलभूत संक्रियाएं, वो क्या है, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। सीटेट में कई बार पूछा जा चुका इस प्रकार के प्रश्न को, आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या है, किसी मानचित्र पर आधे सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। जो मानचित्र होता है आपका, उस पे दूरी मापने के लिए, जैसे भूमि 1000 किलोमीटर है, तो उस पे हम सेंटीमीटर में दिखाते हैं, एक मानक होता है। जैसे यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर को 200 किलोमीटर मान लिया गया है। तो इसमें क्या पूछा गया आगे, यदि भूमि पर दो नगरों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, मानचित्र की उनकी दूरी सेंटीमीटर में ही होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको आप देखिए कि आधा सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर है, या फिर 200 किलोमीटर को हम किससे दर्शा रहे हैं, आधे सेंटीमीटर से। क्लियर है। हमें बताना किसका है, 1800 किलोमीटर का। किसका, 1800 किलोमीटर का। तो आप क्या करिए, यहाँ से 1 किलोमीटर का चाहे तो पहले निकाल लीजिए, 1 किलोमीटर, ये 200 बटे में आ जाएगा, तो 1/2, और ये है गुणे 1/200 हो जाएगा। किसका निकालना है, तो 1800 का निकालना है। दोनों तरफ आप 18 से गुणा कर दीजिए, 1800 से गुणा कर दीजिए, तो ये 1/2 गुणे 200 और गुणे में आ जाएगा 1800। क्लियर है। 1 2 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बटे में 4 आ गया, और अंश में कितना है 18, 18/4, ये हो जाएगा आपका 9/2। 9/2 ऑप्शन में नहीं है, सही बटे में आ रहा है, तो आप 9 को 2 से भाग कर दीजिए, 2 चौक 8 आ जाएगा, यानी 1, 4 सही 1/2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका 10वां प्रश्न समाप्त होता है। तो इस प्रकार पिछले वर्षों में पूछे गए सीटेट के कुछ प्रश्नों को मैंने हल कराया। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।